अस्सलाम वालेकुम। आज हम गिरफ्त या वैलेंसी ये टॉपिक डिस्कस करेंगे। इस वीडियो से पहले हमने अनासिर की इलेक्ट्रॉन तश्कील किस तरह से होती है, उनमें इलेक्ट्रॉन किस तरह से डिस्ट्रीब्यूट होते हैं या इलेक्ट्रॉन को किस तरह से तकसीम किया जाता, कौन से ऑर्बिटल में कितने इलेक्ट्रॉन रहते, पहला मदार कौन सा रहता, दूसरा मदार कौन सा रहता, उनमें कौन से ऑर्बिटल रहते, ऑर्बिटल में कैपेसिटी कितनी रहती है, ये सब हमने बयान किया है। और जो हायर एलिमेंट है जिनका एटॉमिक नंबर ज़्यादा होता है उनमें किस तरह से अफबाउ प्रिंसिपल का एनर्जी की इंक्रीजिंग ऑर्डर में हम इस्तेमाल करते हैं कि भाई जिसकी तवानाई कम रहेंगी पहले इलेक्ट्रॉन उसमें दाखिल होगा और फिर इस तरह से बढ़ती बढ़ती हुई तरतीब में हम इलेक्ट्रॉन को तकसीम करते हैं। ऐसा हमने अभी तक पढ़ा है। आज जो हम टॉपिक पढ़ने वाले हैं वैलेंसी या गिरफ्त, इसको अगर हम आसान अल्फाजों में कहें पहले कि भाई गिरफ्त से हम क्या समझते हैं या हम क्यों पढ़ना चाहते हैं, तो कुछ मिसालें हम देंगे। जैसे अगर मैं ये कहूँ आपको जो आसान है, वो मुरक्कब वाक्य में नाम लिख रहा हूँ या स्ट्रक्चर लिख रहा हूँ, CO2 कार्बन डाइऑक्साइड या CH4 मीथेन या H2O पानी या NaCl नमक सोडियम क्लोराइड। ठीक है, आपके जहन में ये आएगा कि हम जब मीथेन का, कार्बन डाइऑक्साइड का, पानी का या NaCl का स्ट्रक्चर बनाते हैं, यानी उसकी जब साख्त बनाते हैं, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड की मैं साख्त बना सकता हूं ऐसे, पानी की साख्त मैं बना सकता हूं ऐसे, मीथेन की साख्त हम बना सकते हैं ऐसे, ठीक है, और NaCl की हम साख्त बना सकते हैं ऐसे। तो सवाल ये आएगा हमारे जहन में कि भाई मीथेन का, चलो ठीक है, हमारे को याद है कि भाई मीथेन का जाब्ता CH4 होता है, ठीक है। तो सवाल ये है कि भाई मीथेन का जाब्ता CH5 या CH3 क्यों नहीं होता? समझ में आया? यानी मैं ये बोलना चाह रहा हूं कि H2O आपने कहा पानी का एक साल्मा अगर आपके पास में है, एक मॉलिक्यूल है, तो उसमें एक ऑक्सीजन रहेगा, उससे 2 हाइड्रोजन जुड़ेंगे। तो क्या आपने ये सोचा है कभी कि ऑक्सीजन से 3 हाइड्रोजन पानी में क्यों नहीं जुड़ सकते, या सिर्फ एक ही हाइड्रोजन क्यों जुड़ा हुआ नहीं होता है? सवाल आ रहा समझ में? हाँ। या NaCl में एक ही सोडियम रहता, एक ही Cl रहता, ठीक है, लेकिन इसको हम नमक कहते हैं। लेकिन अगर आप कैल्शियम क्लोराइड की बात करें, ये सोडियम क्लोराइड, ये कैल्शियम क्लोराइड, ठीक है, तो इसमें एक मेटल है, एक क्लोराइड है, इसमें एक मेटल है, लेकिन 2 क्लोराइड है, ठीक है। या पानी के अंदर अगर मैं मिसाल ले लूं तो एक है H2O2 हाइड्रोजन परऑक्साइड। अभी मैं आपको सिर्फ गिरफ्त क्या होती है ये समझाने की कोशिश कर रहा हूं, ओके। तो आपके जहन में आएगा कि सोडियम क्लोराइड का जाब्ता NaCl, इसमें एक ही क्लोराइड है, लेकिन कैल्शियम क्लोराइड नाम तो सेम है, तो फिर इसमें भी CaCl, जैसे NaCl में एक ही Cl था, ऐसे ही कैल्शियम क्लोराइड में भी एक ही Cl क्यों जुड़ा हुआ नहीं है? तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे कि नाम तो सोडियम क्लोराइड, कैल्शियम क्लोराइड, उसमें एक मेटल, इसमें भी एक मेटल, तो उसमें एक क्लोराइड होना था, तो इसमें भी एक क्लोराइड होना था। आधी बात समझ में? तो आपके जहन में यह आएगा कि सोडियम से एक ही क्लोरीन जुड़ा और कैल्शियम से 2 क्लोरीन जुड़े, क्यों? यह आपके जहन में सवाल आएगा, ठीक है। या CH4 में कार्बन से 4 ही हाइड्रोजन जुड़े, किसी की मर्जी, कोई कहेगा सर 5 जोड़ दो, 5 एटम जो है तो हाइड्रोजन के उससे बॉन्ड है या फिर वो बंदिश में है, हो सकता है किसके जहन में ऐसा भी है। लेकिन हम जानते हैं कि कार्बन से 4 ही अनासिर, दिगर अनासिर जुड़े हुए होते हैं या हो सकते हैं। इन सब बातों का जो एक्सप्लेनेशन है समझ में आया आपके कि भाई अनासिर सोडियम है तो उससे एक ही क्लोरीन जुड़ा, कैल्शियम है तो उससे 2 क्लोरीन जुड़े, कार्बन है तो उससे 4 जुड़े, कार्बन है तो यहां भी देखो आप, यहां आप बोलेंगे सर 4 हाइड्रोजन आपने जोड़े, लेकिन ऑक्सीजन तो आपने 2 ही जोड़े, तो फिर ये कैलकुलेशन में थोड़ा सा डिस्टर्बेंस आएगा आपके।
यहाँ पे कंफ्यूजन आ जाएगा कि हाइड्रोजन थे तो 4 जुड़ रहे थे, ऑक्सीजन है तो 2 ही जुड़ रहे। आ रही बात समझ में? यानी ये है कि इसमें आपको एक चीज का ख्याल रखना पड़ेगा, जब भी आप किसी कंपाउंड का स्ट्रक्चर बनाते हैं, स्ट्रक्चर ड्रॉ करते हैं, तो आपके जहन में एक डेफिनेशन आनी चाहिए या एक टर्म आनी चाहिए, जो है हमारी गिरफ्त। और ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है केमिस्ट्री में। गिरफ्त अगर आपके समझ में आ जाए या गिरफ्त की वैल्यू आपके समझ में आ जाए तो आपका स्ट्रक्चर बनाना बहुत ज्यादा आसान हो जाएगा। ठीक है, तो ये सब जो खेल है, ये जो हमने इतने एग्जांपल दिए हैं, इसी की जवाब के लिए, इसी की रोशनी में हमारे को पढ़ना है वैलेंसी या फिर गिरफ्त। ठीक है, अब गिरफ्त चलो ठीक है, गिरफ्त का मसला कहाँ आता है ये हमने बता दिया। अब अगर तारीफ की बात की जाए तो सिंपल है, मैं इंग्लिश में बोल रहा हूं, कंबाइनिंग पावर ऑफ एटम, कंबाइनिंग पावर ऑफ एटम गिरफ्त कहलाती है, या इज कॉल्ड वैलेंसी। कंबाइनिंग पावर ऑफ एनी एटम इज कॉल्ड वैलेंसी। उर्दू में ट्रांसलेशन ऐसे होगा कि किसी भी जौहर के मिलाप करने की खुसूसियात या मिलाप करने की कुव्वत गिरफ्त कहलाती है। अब यहां आपको याद ये रखना पड़ेगा कि भाई हम कंबाइन बोल रहे हैं, तो यहां आपको ये याद रखना पड़ेगा कि यहां कंबाइन का मतलब है जुड़ना। कि जैसे आसान अल्फाजों में एक अनासिर है हमारे पास, वो दिगर कितने अनासिर से जुड़ सकता है, उसे हम कहते हैं गिरफ्त। गिरफ्त कैद करना। अब कैद का मतलब क्या होता है? पकड़ना। बस यह पर आप याद रखें कि एक अनासिर कितने दिगर अनासिर को पकड़ सकता है, कितने अनासिर को ट्रैप कर सकता है, या हमारे अल्फाजों में वो कितने अनासिर से जुड़ सकता है। वो क्वांटिटी, वो नंबर के एक अनासिर कितने दिगर अनासिर से जुड़ सकता है, उसे हम कहते हैं गिरफ्त। क्लियर? कंबाइनिंग पावर ऑफ एनी एटम इज कॉल्ड वैलेंसी। किसी भी जौहर के मिलाप करने की कुव्वत उस अनासिर की गिरफ्त कहलाती है। एक और बात कि आप बोलेंगे सर कंबाइनिंग पावर ठीक है, लेकिन फिर इसमें आदाब का, क्वांटिटी का इन्वॉल्वमेंट कैसे आया? तो आपको पता है जब एक अनासिर दूसरे अनासिर से जुड़ेगा तो क्या जुड़ते ही चला जाएगा? नहीं, वो एक फिक्स अमाउंट होती है, वो एक मुतय्यन मिकदार होती है कि एक अनासिर कितने अनासिर से जुड़ सकता है। जैसे मैं अगर आपको एक जनरल में मिसाल दूं, जो आपको पता है पहले वही बता रहा हूं मैं। आपने जब भी हाइड्रोजन को देखा, मैं एक और आसान सी तारीफ बोल देता हूं गिरफ्त की। किसी भी अनासिर या कोई भी अनासिर अगर दूसरे अनासिर से जुड़ता है तो उनके जुड़ने में जो बंदिशें इस्तेमाल होती, या वो कितनी बंदिशों से जुड़ रहा है, ये आसान लगेगा आपको। एक अनासिर दूसरे अनासिर से कितनी बंदिशों से जुड़ रहा है, वो तहदाद उस अनासिर की गिरफ्त कहलाती है। समझ में आया? यानी एक अनासिर है जैसे हाइड्रोजन है, तो ये कितनी बंदिशें बना सकता है, उसे हम गिरफ्त कहेंगे। तो आपने कहीं पर भी अगर हाइड्रोजन का स्ट्रक्चर देखा होगा या पढ़ा होगा तो आपने ये देखा होगा कि हाइड्रोजन की वैलेंसी 1 होती है, हाइड्रोजन की गिरफ्त 1 है, क्योंकि हाइड्रोजन एक ही बंदिश बना सकता। ठीक है, अगर मैं ऑक्सीजन की बात करूं तो ऑक्सीजन 2 बंदिश बना सकता, जैसे मैंने CO2 की मिसाल दिया था। देखो आप, ये ऑक्सीजन 1 बंदिश, 2 बंदिश, इस पर डबल बॉन्ड कहा जाता है, बंदिश होती है सिंपल ऐसे। ओके, तो यहां ऑक्सीजन ने कार्बन के साथ 2 बंदिश बनाए। अब आप कहेंगे सर ये ऑक्सीजन भी तो है, हाँ है, लेकिन ये दूसरा है। गिरफ्त जो होती है इंडिविजुअल अनासिर के लिए होती है। गिरफ्त का जो मसला है वो सिर्फ एक ही अनासिर के लिए इस्तेमाल होता है। आप ये नहीं कहेंगे कि भाई एक मुरक्कब में 2 ऑक्सीजन है तो उनकी वैलेंसी 2 है, नहीं, वैलेंसी इंफरादी जौहर की होती है, यानी ये ऑक्सीजन की वैलेंसी 2, इसकी भी 2। समझ में आया? ठीक है, तीसरी मिसाल नाइट्रोजन, इसकी वैलेंसी होती है 3, जैसे मिसाल NH3। देखो आप, इसमें 2 चीजें आपके समझ में आ जाएंगी। हाइड्रोजन की वैलेंसी 1 है, देखो ये हाइड्रोजन जुड़ा नाइट्रोजन से 1 बंदिश, ये हाइड्रोजन जुड़ा नाइट्रोजन से 1 बंदिश,
ये हाइड्रोजन जुड़ा नाइट्रोजन से एक बंदिश, और नाइट्रोजन की हमने कितनी कहा 3। तो देखो नाइट्रोजन ये है, एक ही है इसमें, तो एक बंदिश, दूसरी बंदिश, तीसरी बंदिश, यानी नाइट्रोजन की वैलेंसी, नाइट्रोजन ने कितने दिगर अनासिर से बंदिश बनाया है? तो आप कहेंगे सर 3 से, या 3 बंदिश बनाया है। आप ऐसे भी बोल सकते हैं। अगर अनासिर की बात आ गई तो फिर आप बोलेंगे सर कार्बन की, यहाँ लिख देता हूँ पहले मैं, कार्बन की वैलेंसी है 4। तो आप कहेंगे सर आपने तो जौहर कहा, तो फिर यहाँ ऑक्सीजन ने तो 2 ही जौहर से जुड़ा है। नहीं, हम साथ में ये भी कह रहे हैं कि जौहरों से की क्वांटिटी भी आती है कहीं पर, और कहीं पर बंदिशों का भी जिक्र आता है। यानी दोनों बातें हम बोल रहे हैं, हमने एक बात नहीं कहा किसी अनासिर की क्वांटिटी, तो फिर इसमें तो कार्बन की वैलेंसी 2 होनी चाहिए, क्योंकि 2 अनासिर से जुड़ा नहीं। ठीक है, यहाँ 2 अनासिर से जुड़ा है, लेकिन उसने जुड़ने के लिए क्या एक बंदिश का जिक्र की इस्तेमाल किया कि 2 बंदिश का इस्तेमाल किया? तो आप कहेंगे सर 2 बंदिश का। इसलिए यहां पर आपको कंसिडर करना पड़ेगा कि ये 2 और ये 2, यानी कार्बन की वैलेंसी 4 है। ठीक है, जैसे हमने जो मिसाल दिया था उसकी रोशनी में H2O, देखो मैंने 4 आसान वाली बोर्ड पे लिखा हुआ। अब एक इसमें जो अहमियत है, पहले अगर हम ग्रिप समझ जाए तो फिर ग्रिप निकाली कैसे जाती है हम वो देखेंगे। आप बोलेंगे सर ये 4 तो याद है हमारे को, इसके अलावा तो उसका तरीका भी हम पढ़ेंगे। ठीक है, इसमें पहले कैलकुलेशन कर लेते। इसमें है 2 हाइड्रोजन, एक और ये दूसरा। इस हाइड्रोजन की देखो वैलेंसी हमने क्या कहा, 1 है, तो ये हाइड्रोजन जुड़ा ऑक्सीजन से 1 वैलेंसी, ये हाइड्रोजन जुड़ा ऑक्सीजन से 1 वैलेंसी, हो गई 1-1 दोनों की। और ऑक्सीजन की हमने कहा 2, तो ऑक्सीजन एक तरफ जुड़ा है इस हाइड्रोजन से, दूसरी तरफ जुड़ा इस हाइड्रोजन से, यानी ऑक्सीजन की हो गई 2 वैलेंसी। आ रही है बात समझ में आपके? ठीक है, जैसे सोडियम की भी वैलेंसी होती है 1, इसलिए वो सिर्फ क्लोरीन से जुड़ता है। कैल्शियम की वैलेंसी होती है 2, इसलिए वो 2 क्लोरीन से जुड़ता है। आ रही है बात समझ में? जैसे एक और मिसाल, अगर मैं मैग्नीशियम क्लोराइड पूछूं आपको, देखो आप इंटरेस्टिंग बात बता रहा हूं कि अगर मैं पूछूं कोई भी स्ट्रक्चर कि आप मेरे को मैग्नीशियम क्लोराइड का जाब्ता बताओ, ठीक है, तो आप बोलेंगे सर मैग्नीशियम क्लोराइड NaCl के जैसा महसूस हो रहा है, तो फिर NaCl में एक सोडियम एक क्लोराइड, तो ऐसे ही मैग्नीशियम क्लोराइड में एक मैग्नीशियम और एक क्लोराइड हो सकता है, लेकिन ये गलत हो जाएगा। क्यों? क्योंकि मैग्नीशियम की इसमें वैलेंसी सेटिस्फाइड नहीं है, मुतमईन नहीं है। एक और बात, हर कंपाउंड में, हर मुरक्कब में या हर मॉलिक्यूल में जो अनासिर होते हैं उनकी वैलेंसी सेटिस्फाइड होना निहायत जरूरी है, मुतमईन होना निहायत जरूरी है। मुतमईन का मतलब क्या है? अगर 4 वैलेंसी है तो उसने 4 बंदिशें बनानी चाहिए, 2 वैलेंसी है उसने 2 बंदिशें बनानी चाहिए, 1 वैलेंसी है उसने 1 बंदिश जो है तो बनानी चाहिए। इसे कहा जाता है सेटिस्फाइड, इसे कहा जाता है मुतमईन। तो मैग्नीशियम क्लोराइड का अगर जाब्ता आपको बनाना है तो आपको मैग्नीशियम और क्लोराइड की तो एक ही वैलेंसी होती है, कोई मसला नहीं, आपको ये देखना पड़ेगा कि मैग्नीशियम की वैलेंसी कितनी है। तो आप जब कैलकुलेशन करेंगे तो आपको पता चलेगा कि मैग्नीशियम की वैलेंसी 2 होती है। जब 2 होती है तो फिर मैग्नीशियम क्लोराइड कैसा रहेगा, Mg, एक Cl इधर एक Cl इधर, क्लोराइड की 1 वैलेंसी और मैग्नीशियम की 2 वैलेंसी। ठीक है, तो किसी भी मुरक्कब में जब आप उसका स्ट्रक्चर बनाते हैं तो वैलेंसी की अहमियत बढ़ जाती है, ऐसा हमने अभी बताया है। अब तारीफ भी हमने बता दिया, कंबाइनिंग पावर ऑफ एटम इज कॉल्ड वैलेंसी। ठीक है, अब मैं आपको ये बताने वाला हूं या समझाने वाला हूं कि वैलेंसी आप निकालेंगे कैसे। जैसे इलेक्ट्रॉन तश्कील हमने निकाला था, ऐसी ही वैलेंसी भी आप निकाल सकते हैं किसी भी अनासिर की, उसमें भी इन्वॉल्वमेंट इलेक्ट्रॉनिक तश्कील का ही है। ठीक है, तो उसके मद्देनजर मैं एक नई तारीफ आपको बोल रहा हूं वैलेंसी की। वैलेंसी की जब आप निकालने वाले हैं, मालूम करने वाले हैं, तो उसके लिए तारीफ क्या होती है? तो कहा यह जाता है किसी भी अनासिर में मौजूद नामुकम्मल ऑर्बिटल की तहदाद, या इंग्लिश में कहा जाता है अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, क्वांटिटी ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, क्वांटिटी ऑफ अनपेयर्ड, पेयर्ड मतलब जोड़ी, अन मतलब गैर जोड़ी, यानी गैर जोड़ीदार इलेक्ट्रॉन की तहदाद या
नामुकम्मल ऑर्बिटल की तहतात। ये दो डेफिनेशन को आप जहन में रखें तो आपके बात समझने में आसानी हो जाएगी। उससे पहले मैं आपको एक चीज बता देता हूँ कि ग्रिफ की अहमियत एक और नजरिए से क्यों है। हम जानते हैं हमारे केमिस्ट्री में जितने भी अनासिर हैं, जैसे एक मिसाल देता हूँ, पहले हम जिंदगी गुजार रहे हैं, लेकिन हमारा जिंदगी गुजारने का मकसद क्या है? हमारा मकसद है कि हम मुस्तकबिल में कामयाब हो जाए। आप पढ़ाई क्यों कर रहे हैं? कामयाब होने के लिए। तो ऐसे ही आपका मकसद है कामयाबी, और कामयाबी के अलग अलग पैमाने हो सकते हैं, ठीक है। तो ऐसे ही अनासिर का जो मकसद होता है वो होता है पेयर्ड होना। जो उसमें इलेक्ट्रॉन होते हैं उनका मकसद होता है पेयर्ड होना, उनका मकसद होता है जोड़ी बनाना, उनका मकसद होता है कि अगर एक अनासिर के पास में अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है तो वो पेयर्ड होने की कोशिश करते हैं, और पेयर्ड होने के लिए किसी दूसरे अनासिर से बंदिशें बनाने का काम अंजाम देते हैं। इतना समझ में आया? यानी किसी भी अनासिर में अगर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है तो जब तक पेयर्ड नहीं हो जाएंगे जब तक वो अनासिर स्टेबल या कयाम पजीर नहीं होगा, ऐसा हम बताना चाह रहे हैं। ये बात जहन में रखें, बहुत इंपॉर्टेंट बात है, ठीक है। तो ये तारीफ समझ में आई होंगी आपके। मैं एक दो मिसालें देता हूँ आपको, शायद उससे समझ में आ जाए आपके, ठीक है। जैसे अगर मैं एक सिंपल मिसाल दूं, हाइड्रोजन से शुरू करते हैं। हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर है 1, आपको इलेक्ट्रॉन तश्कील निकालते आनी चाहिए, तो ग्रिफ निकालने में आपको आसानी जाएगी, ठीक है। इसकी इलेक्ट्रॉन तश्कील है 1s1। इसको आप बॉक्सेस की शक्ल में भी निकाल सकते हैं, ठीक है। चलो, बॉक्सेस में कैसे निकाला जाता है? एक इलेक्ट्रॉन ऐसा, और अगर किसी अनासिर में 2 इलेक्ट्रॉन है तो वो अपोजिट में रोटेट करते हैं, इस तरह से लिखते हैं उसको, ठीक है। एक और चीज मैं आपको बता देता हूं, ये क्वांटम नंबर से जुड़ा हुआ है, लेकिन यहां हम एक्सप्लेन कर देते हैं कि जो ऑर्बिटल होते हैं उनमें सब ऑर्बिटल होते हैं। जितने भी ऑर्बिटल है उन सब में जिम्नी ऑर्बिटल, जिम्नी खोल होते हैं। और कांस्टेंट बात हमेशा के लिए, सब ऑर्बिटल की जो कैपेसिटी होती है वो होती है 2 इलेक्ट्रॉन की। ये मैं क्यों बता रहा हूं? क्योंकि देखो, अगर मैं पूछूं एस में कितने सब ऑर्बिटल है तो आप कहेंगे सर एक ही, क्योंकि एस की कैपेसिटी 2 की है, तो सब ऑर्बिटल की कैपेसिटी कितनी होती है? 2 की। अगर मैं पूछूं पी ऑर्बिटल, पी में सब ऑर्बिटल कितने होते हैं तो आप कहेंगे सर पी की कैपेसिटी है 6 की, तो इसमें जिम्नी ऑर्बिटल 1 में 2, 1 में 2, 1 में 2, यानी कितने हो गए? एक्स वाई जेड। पी में होते हैं 3 जिम्नी ऑर्बिटल। तो फिर ऐसे ही डी में, डी की कैपेसिटी है 10 की, तो इसमें कितने रहेंगे? 2 2 2 2 2, कितने होगा? 1 2 3 4 5। एक्स वाई, एक्स जेड, वाई जेड, डी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, डी जेड स्क्वायर। डी में होते हैं 5 जिम्नी ऑर्बिटल। तो फिर एफ में, एफ की कैपेसिटी है 14 की, तो 14 के अगर 2 2 हम डिस्ट्रीब्यूट करें तो इसके निकलते हैं 2 2 2 2 2 2 2 4 6 8 10 12 14, यानी 1 2 3 4 5 6 7। तो एफ में होते हैं 7 सब ऑर्बिटल, 7 जिम्नी ऑर्बिटल होते हैं। ये भी एक चीज आप याद रखें, जब सब ऑर्बिटल का भी इन्वॉल्वमेंट होता है ग्रिफ में। चलो, तो अब बात होगी हमारे लिए आसान, ये आपके जहन में रखिए आप। हाँ, तो फिर मैंने हाइड्रोजन की इलेक्ट्रॉन तश्कील निकाला, खत्म हो गए यहां पर। अब देखो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितने हैं, तो आप कहेंगे सर 1, तो फिर हाइड्रोजन की वैलेंसी 1। ऑक्सीजन की मैंने लिखा था, ऑक्सीजन की इलेक्ट्रॉन तश्कील कैसे है? देखो 1s2 2s2 2p2, सॉरी 2p4। अब है खाली 8 हमने निकाला है इलेक्ट्रॉन तश्कील। अगर मैं इसको इस तरह से लिखता हूं, ये है s का ऑर्बिटल, जिम्नी ऑर्बिटल, ये है s का, एक ही बनाया हमने, क्यों? क्योंकि s में एक ही जिम्नी ऑर्बिटल रहता है, और p में रहते हैं 3। अभी हमने बताया px py pz, अभी हमने इससे पहले लिखा था, ठीक है। s के इलेक्ट्रॉन कैसे रहेंगे? ऐसे। फिर s2s के इलेक्ट्रॉन रहेंगे ऐसे। अब देखो इसमें क्या है, हुम्स ने एक और तरीका बयान किया था कि जब आप इलेक्ट्रॉन को तकसीम करते हैं
सब ऑर्बिटल में जब इलेक्ट्रॉन जाते हैं तो पहले वन बाय वन एक एक इलेक्ट्रॉन जाता है, फिर बच गए तो फिर वो पेयर होना शुरू होते हैं। जैसे इसमें 4 है तो इसमें देखो पहला इलेक्ट्रॉन यहां पर रहेगा, दूसरा यहां पर, तीसरा यहां पर, एक एक दे दिया आपने। फिर आपके पास में अगर बच गए तो फिर आएंगे आप पहले ऑर्बिटल पे, यानी वन बाय वन फील होते हैं इलेक्ट्रॉन सब ऑर्बिटल में। इतना आप याद रखें। जैसे यहाँ 4 है तो 3 दे दिए हमने, तो ये चौथा आएगा यहाँ पर। हो गया 2 4 6 7 8, 8 हो गए। अब देखो आप कि अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितने हैं इसमें ऑक्सीजन में, तो एक ये है अनपेयर्ड। अनपेयर्ड मतलब गैर जोड़ीदार, ये हो गया जोड़ीदार, ये हो गया जोड़ीदार, ये हो गया जोड़ीदार, पेयर्ड पेयर्ड पेयर्ड। ये है अनपेयर्ड, ये है अनपेयर्ड। मतलब क्या हुआ कि ऑक्सीजन की वैलेंसी होती है 2। अब समझ में आया हमारे, यानी ऑक्सीजन जब किसी अनासिर से बंधन बनाएगा तो वो 2 बना सकता है। क्यों? क्योंकि उसके अंदर 2 अनपेयर्ड है। 2 अनपेयर्ड 2 इलेक्ट्रॉन से जुड़कर पेयर्ड हो सकते हैं, तो ऑक्सीजन की वैलेंसी हो गई 2। ठीक है, चलो अगर नाइट्रोजन की हम निकालते हैं, नाइट्रोजन की निकाले आपने 7, यानी 1s2 2s2 2p3। ठीक है, अगर इस तरह से निकालूं मैं 1s2 के 2 इलेक्ट्रॉन, 2s2 के 2 और 2p के 3, तो इसमें कैसे जाएंगे अभी बताए हमने। इस तरह से हो गए 3 इलेक्ट्रॉन। अब देखो 3 क्या है, 3 है इसमें अनपेयर्ड, यानी 1 2 ये 3 अनपेयर्ड, इसलिए नाइट्रोजन की वैलेंसी 3 है। क्लियर? चलो कार्बन, कार्बन का कितना है 6। कार्बन के पहले निकालना था हमने, बाद में निकाले चलेगा। चलो क्या है 1s2 2s2 2p2, ऐसा हमने पढ़ा है। ठीक है, चलो फिर अगर हम क्वांटम नंबर की बिना पे निकालते हैं तो 1s2 2 इलेक्ट्रॉन, फिर 2s का एक बॉक्स और 2p के 3। ठीक है, अब यहां भी आप याद रखें ये एक ही मदार के दोनों भी ऑर्बिटल है। ठीक है, तो इसमें पहले इलेक्ट्रॉन आएगा यहां पर, पहले ये भरता है, फिर ये दूसरा, ये तीसरा, ये चौथा, एक एक इलेक्ट्रॉन हमने पहले ही बोला। पॉली का अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल भी आपने पढ़ा होगा, उसके मुताबिक भी है ये। ठीक है, तो ये अब आप बोलेंगे सर आपने तो पहले कहा कि भाई सब ऑर्बिटल में पहले इलेक्ट्रॉन जाता है, लेकिन आप ये भी याद रखें कि एक ही मदार में अगर पेयर और अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन मौजूद हो तो फिर वो पूरे मदार के अंदर जितने भी सब ऑर्बिटल रहेंगे उसमें पहले एक एक इलेक्ट्रॉन जाएगा एनर्जी की बिना पर, और फिर बाद में वो पेयर्ड होंगे। आती बात समझ में? अब ये मत बोलना कि सर ऑक्सीजन में तो फिर आपने ऐसा नहीं बोला। ऑक्सीजन में हमने इसलिए नहीं बोला कि वो आसान बात थी। हरी बात समझ में? वो आसान बात थी, उसके ऊपर भी सेम ही रूल लागू होता है, उसके ऊपर भी सेम ही रूल अप्लाई होता है, उसको हम चेंज नहीं कर रहे हैं। क्लियर इतना? चलो तो फिर कितने हो गए कार्बन में 1 2 3 4, इसलिए कार्बन की वैलेंसी है 4। अब कार्बन कितनी भी अगर आंसर से जुड़ता है तो वो 4 वैलेंसी जाहिर करेगा। ठीक है, चलो एक हार्ड वाली थोड़ी सी मिसाल दे देते, या ज्यादा वाली देते, क्लोरीन की देते। क्लोरीन नहीं, पहले फ्लोरीन की देते। 1s2 2s2 2p5। ठीक है, अगर इसको बॉक्सेस की शक्ल में निकालते हैं, या एक्साइटेड स्टेट भी कहा जाता है इसको, तो ये 2 इलेक्ट्रॉन। अब मैं इसको वैसे भरता जैसे अभी बताया। ठीक है, ये है 2s वाला, ये है 2px, ये है 2py और ये है 2pz, 3 जिम्नी ऑर्बिटल। चलो यहां से शुरू करते हैं। 7 इलेक्ट्रॉन है, यानी ये पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, फिर पांचवा, छठा, सातवां, ऐसे भरे जाते हैं इलेक्ट्रॉन। पहले एक एक, फिर पेयर होना वो शुरू होते हैं। ठीक है, चलो तो फिर आप देखो अनपेयर्ड कितने हैं 1, यानी फ्लोरीन की वैलेंसी हो गई 1। आ रहा है समझ में? चलो आखिरी मिसाल सोडियम 11, 1s2 2s2 2p6 3s1। ठीक है, चलो फिर क्या होगा, ये 1s, ये 2s,
ये 2px, ये 2py, ये 2pz और ये 3x। यानी यहाँ पर है 2 इलेक्ट्रॉन, यहाँ भी है 2, यहाँ पर भी है 2। अब इसमें हम क्यों नहीं एक एक भर रहे, क्योंकि ये शेल कंप्लीट हो गया। अब नई बात और कि ये शेल कंप्लीट हो गया, तो फिर अब हमारे को जो अनकंप्लीट शेल है या वैलेंसी की तारीफ में एक और जुमला आप जो है तो ऐड कर सकते हैं, वैलेंस शेल में मौजूद अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन की तहतात। वैलेंस मतलब आखिरी वाला शेल, इसको कहा जाता है वैलेंस शेल, ग्रिफ्थ की शेल। ठीक है, इसमें है 1 इलेक्ट्रॉन, इसलिए हमने कहा कि सोडियम की वैलेंसी 1 होती है। निकल गया, ये है अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, सोडियम की वैलेंसी 1। ठीक है, एक आखिरी मिसाल, फिर बाकी आप करेंगे। और मैं इसलिए इसकी कम मिसालें दे रहा हूं कि आप प्रैक्टिस करें और आपके कंफ्यूजन आने चाहिए कि सर ये समझ में नहीं आया, ये समझ में नहीं आया, इसलिए हम इसको कम एग्जांपल देते हैं। 12, ठीक है, 1s2, 2s2, 2p6, 3s2। आती बात समझ में? चलो तो फिर 12, 2, 4, 10, 12, ये 1s का शेल, 2s का शेल, आगे की बात करेंगे। फिर ये हो गया 1s, 2s, ये कंप्लीट है इसलिए इसमें कोई मसला नहीं है। हाँ 3 है, अब तीसरा मदार शुरू हो गया। तो तीसरे मदार में पता है आपको क्या होता है, पी ऑर्बिटल भी रहता। ये है 3s, ये है 3px, ये है 3py और 3pz, 3d भी रहता है, लेकिन यह इन्वॉल्वमेंट नहीं है इसलिए हम उसको बता नहीं रहे। चलो फिर क्या होगा, इसमें है 2 इलेक्ट्रॉन, तो 1 इलेक्ट्रॉन यहाँ जाएगा और 1 इलेक्ट्रॉन यहाँ जाएगा। अब कुछ नहीं है तो फिर लिखने की जरूरत नहीं है। अब शायद आपके कंफ्यूजन क्लियर हो गया होगा आपका कि इलेक्ट्रॉन कैसे फील होते हैं। जो हमने कहा ना कि पहले एक एक इलेक्ट्रॉन फील होता है, उसके बाद में अगर इलेक्ट्रॉन बच गए तो फिर वो डबल से पेयर होने की कोशिश करती है। चलो तो फिर मैग्नीशियम में हो गए 2 अनपेयर्ड, इसलिए मैग्नीशियम की ग्रिफ 2 है। आ रहा समझ में? यानी आप किसी भी एसिड की वैलेंसी इस तरीके से निकाल सकते हैं। अब इसमें एक और नई चीज हम ऐड कर देते हैं, असल में बहुत ज्यादा एडिशन हो जा रहा है। मैं चाह रहा था कि सिंपल सिंपल, लेकिन अब कैसा है कि जो जो चीजें आ रही है उसको एक्सप्लेन तो करना ही पड़ेगा। यहाँ आप ये भी याद रखें कि कुछ एसिड की जो इलेक्ट्रॉनिक तश्कील है वो 2 हालतों में होती है, एक जमीनी हालत में, एक एक्साइटेड स्टेट में, मुतारिक हालत में। कुछ अनासिर जमीनी हालत में ही वैलेंसी को शो कर देते हैं, कुछ अनासिर एक्साइटेड स्टेट में जाकर वैलेंसी को शो करते हैं। और एक्साइटेड स्टेट में क्या आता है, ये तरीका। मुतारिक हालत में ये तरीका हम इस्तेमाल करते हैं, जमीनी हालत में हम जनरल जो हमने पढ़ा है वो तरीका इस्तेमाल करते हैं। आता बात समझ में? आप यहाँ ये भी याद रखें कि यहाँ पर 3d भी है, क्योंकि तीसरे मदार में d ऑर्बिटल भी रहता है, लेकिन उसको हमने क्यों नहीं लिखा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन 2 ही थे ना हमारे पास, तो एक 3s में गया, एक 3px में गया। अगर 2 से ज्यादा होती तो फिर उसके आगे बात आ सकती थी। जैसे एक मैं मिसाल भी दे देता हूं आपको, आखिरी मिसाल फिर खत्म करते हैं। फास्फोरस के बारे में आपने पढ़ा होगा 15, ठीक है, इलेक्ट्रॉन तश्कील 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, कितने हो गए, 2, 4, 10, 12, 12 और 3, 15। चलो इलेक्ट्रॉन तश्कील ये हो गई जमीनी हालत में, ग्राउंड स्टेट में। ठीक है, अब निकालते हैं एक्साइटेड स्टेट में। ये सब चीजें याद रखें आप, लगे तो बुक में नोट कर ले आपके कि इसमें हमने क्या क्या टॉपिक या कौन कौन सी चीजें ऐड किया है। ठीक है, पहला मदार, दूसरे मदार में 3s, 2s और 2p, ये तीसरा मदार बना लेता हूं मैं, अगर जरूरत पड़े तो इस्तेमाल करेंगे। 1, 2, 3 और 2, 5। ठीक है, इसके नाम भी बताया मैंने, सब ऑर्बिटल कौन से होते हैं। 1s में 2, चलो कोई मसला नहीं, 2s में 2, इसमें भी कोई मसला नहीं यहाँ तक। अब है यहाँ तक मसला, ये तो नॉर्मली है, इसमें कोई चेंज करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वैलेंस कंप्लीट हो गया, ऑक्टेट कंप्लीट हो गया। ठीक है, यहां से मसला शुरू होता। अब आप कहेंगे सर पहले हम यहां से बात करते, इसमें 1 दिए, इसमें 1 दिए, इसमें 1 दिए, इसमें 1 दिए, एक एक इलेक्ट्रॉन हमने उसको फील किया है जैसे हमने कहा है। अब देखो कितने हमारे पास, 5 इलेक्ट्रॉन, अब एक एक सबको दे दिए हमने। ओके, तो फिर अब 5वां इलेक्ट्रॉन कहाँ जाएगा, अगर जनरल बात हो तो यहां हम लिख सकते हैं,
लेकिन ये होंगे उसकी जमीनी हालत में। लेकिन अगर थोड़ी तवानाई इसको अप्लाई करें तो हमने क्या कहा कि तीसरे मदार में डी ऑर्बिटल भी मौजूद होता है। तो फिर एक ही मदार वाले हैं ना, ये एस पी और डी एक ही मदार वाले हैं। तो हमने क्या कहा कि इलेक्ट्रॉन जब सब ऑर्बिटल में हम फील करते हैं, भरते हैं, तो एक एक इलेक्ट्रॉन को डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है। तो फिर यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन, यहाँ ये कंप्लीट हो गया। तो फिर आएंगे हम 3DXY में, फिर एक बच गया, एक इलेक्ट्रॉन देंगे हम इसमें। यानी समझ में क्या आया? समझ में यह आया कि फास्फोरस की वैलेंसी अब कितनी है? देखो अनपेयर्ड 1 2 3 4 और ये 5, यानी फास्फोरस की 5 है। लेकिन आपने पढ़ा होगा फास्फोरस की PCl3 और PCl5, 5 भी वैलेंसी होती है और 3 भी होती है। अब यहाँ एक क्या करेंगे आप कि 3 जो होती है वो जमीनी हालत पे होती है। जमीनी हालत में क्या होता है? ये डी का इन्वॉल्वमेंट नहीं आता, क्योंकि पता है आपको डी से पहले 4s भी आता। डी से पहले क्या आता? 4s भी आता है। तो ये इलेक्ट्रॉन आप 4s में भी लिख सकते हैं, ठीक है। लेकिन कंफ्यूजन ना हो इसलिए मैंने 3D बताया आपको। ओके, ज्यादा कंफ्यूजन हो जा रहा है ना, ज्यादा चीजें ऐड हो जा रही है इसलिए। तो फिर जमीनी हालत में क्या होगा? ये एनर्जी की बिना पर इलेक्ट्रॉन एक इसमें, एक इसमें, एक इसमें, एक इसमें 4, और पांचवा इलेक्ट्रॉन आएगा 3s में, यानी ये हो जाएगा कंप्लीट। अब बचे कितने? 1 2 3, यानी 3 भी वैलेंसी होती है फास्फोरस की। तो आप ये भी याद रखें कि फास्फोरस 2 तरह से वैलेंसी जाहिर करता, जमीनी हालत में 3 जैसे बोर्ड पे बनाया, और एक्साइटेड स्टेट में 5 जैसे पहले बताया था, ठीक है। उम्मीद है कि आपको ग्रिफ का पॉइंट जो है तो समझ में आया होगा। अब आप थोड़ी सी इसमें प्रैक्टिस करें, आपको जो मुनासिब लगे। असल में आप क्या कर रहे हैं? होमवर्क नहीं कर रहे हैं, आप प्रैक्टिस करना चाहिए। प्रैक्टिस जितनी करेंगे उतनी आपको ये चीज़ें समझ में आएंगी। तो आप इसकी भी कुछ अनासिर लें और उनकी वैलेंसी निकालें और कमेंट करें कि भाई ये सर हमने निकाला, इसकी वैलेंसी इतनी आ रही है, हमने कंपाउंड पढ़ा उसके अंदर वैलेंसी तो उसकी ज़्यादा या कम है। तो फिर थोड़ा सा हमारे अंदर रुझान बढ़ेगा हमारा, और हमारे अंदर थोड़ा सा इम्प्रूवमेंट होगा। तो प्रैक्टिस जितनी करेंगे उतना आपके लिए अच्छा है, ठीक है। तो आज के लिए इतना काफ़ी है। अगले वीडियो में इंशाल्लाह कुछ दूसरा पॉइंट जो है तो या नया पॉइंट डिस्कस करेंगे। अल्लाह हाफिज़।